नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। कांग्रेस पार्टी और सीएम अशोक गहलोत लाख दावा करें कि राजस्थान में कोई सियासी संकट नहीं है और उनके पास बहुमत है, लेकिन पर्दे के पीछे का खेल लगातार जारी है। जयपुर में कांग्रेस विधायक दल की बैठक अब तक शुरू नहीं हो सकी है। पहले यह कहा गया था कि मीटिंग 10 बजे होगी, लेकिन अब कहा जा रहा है कि बैठक शुरू होने में 1 घंटे से ज्यादा वक्त लगेगा। जिस हॉल में विधायक दल की बैठक होनी है, वहां गिने चुने विधायक ही अभी पहुंचे हैं। इस बीच सचिन पायलट अब तक दिल्ली में ही हैं और पायलट से लगातार बातचीत की कोशिश कांग्रेस के बड़े नेता कर रहे हैं। और पायलट के जो समर्थक विधायक हैं, वो अब तक जयपुर के लिए रवाना नहीं हुए हैं। मतलब स्थिति जस्ट की तस बनी हुई है। विधायक दल की बैठक शुरू होने में भी देर हो रही है, लेकिन इस बीच एक अपडेट ये जरूर है कि गहलोत 100 नंबर पूरा कर लेने का दावा वो कर रहे हैं। हालांकि 109 विधायकों के समर्थन की बात उनकी तरफ से कही गई थी, लेकिन सचिन पायलट की तरफ से अभी तक कोई अपडेट नहीं आ रहा है कि वो लेकिन ये क्लियर हो गया है कि वो आज की बैठक में भी शामिल नहीं होंगे। उनके जो समर्थक विधायक हैं वो अब भी इनको चिंता हो रही है पोर्टफोलियो का विभाजन। जब ये सत्ता में थे 15 वर्ष 15 महीने, तब पूरा भ्रष्टाचार की सरकार चल रही थी वल्लभ भवन से। और मैंने कहा जब पिछले बार मैं आया था भोपाल कि 90 दिन में चुपचाप रहा, क्योंकि पूरे विश्व में और प्रदेश में कोरोना की महामारी का प्रकोप चल रहा था। और 90 दिन आदरणीय कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी क्या कर रहे थे? राजनीति की रोटी को सेक रहे थे। एक जनसेवा का कार्य नहीं हुआ। जो 15 महीनों में इन्होंने किया, वही कोरोना में भी उन्होंने किया। और आज उनको जवाब देने के लिए मैं मैदान में आ गया हूं। ज्योतिरादित्य सिंधिया को सुन रहे थे। हालांकि वो मध्य प्रदेश के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन पत्रकार उम्मीद कर रहे होंगे कि शायद वो सचिन पायलट को लेकर के कुछ बोलेंगे, क्योंकि कुछ दिन पहले जब उन्होंने ट्वीट किया था, उन्होंने इस बात को लेकर के अफसोस जाहिर किया था कि सचिन पायलट को परेशान किया जा रहा है। और सचिन पायलट के वो काफी करीबी दोस्त हैं। सचिन पायलट कैंप ने एक बड़ा दावा किया है। इस बीच सचिन पायलट विधायक दल की बैठक में नहीं जाएंगे। पायलट अभी भी दिल्ली में ही मौजूद हैं और उनके समर्थक विधायक भी दिल्ली में ही हैं। वो अब तक जयपुर के लिए रवाना नहीं हुए हैं, जबकि कांग्रेस की तरफ से बाकायदा लिखित में उनको न्योता दिया गया था और बार बार ये अपील की गई कि आज की विधायक दल की जो बैठक है उसमें वो शामिल हों और अपनी शिकायत या जो भी मुद्दे हैं वो खुल करके आज अपनी बात रख सकते हैं। लेकिन ऐसा कुछ होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। सचिन पायलट आज की विधायक दल की बैठक से खुद को दूर रखेंगे, ये बिल्कुल साफ हो चुका है। और उनके जो समर्थक विधायक दिल्ली में मौजूद हैं वो भी जयपुर के लिए रवाना नहीं हुए हैं। हमारी संवाददाता विजय लक्ष्मी इस वक्त हमारे साथ हैं। विजय लक्ष्मी, अब ये बिल्कुल साफ हो चुका है कि पायलट दिल्ली में रहेंगे, वो जयपुर नहीं जा रहे हैं। विजय लक्ष्मी, आप मुझे सुन पा रही हैं? जी विजय लक्ष्मी, सचिन पायलट ने साफ कर दिया है कि वो आज की विधायक दल की बैठक में नहीं जाएंगे। जी बिल्कुल, उनके कैंप के लोगों का यही कहना है कि सचिन पायलट जो हैं आज की विधायक दल की बैठक में नहीं जाएंगे। ये दूसरी विधायक दल की बैठक है जो कांग्रेस पार्टी ने 48 घंटे के भीतर बुलाई है। 10 बजे के करीब बैठक शुरू होनी थी, लेकिन 1 घंटा 10 मिनट हो गया है, अभी तक बैठक शुरू नहीं हुई है। वो भी तब जब सारे विधायक वहीं उसी रिजॉर्ट में मौजूद हैं, तो मीटिंग करने में कोई बहुत ज्यादा लॉजिस्टिकल इश्यूज सामने नहीं आने चाहिए। कल की बैठक की देर होने की वजह यह थी कि केसी वेणुगोपाल जो दिल्ली से गए थे जयपुर के लिए, वो लेट हो गए थे। इस वजह से बैठक जो है टलते टलते दोपहर जो है हो गई थी कल की बैठक को। लेकिन आज की बैठक का कहा यह भी जा रहा है, सूत्र ये भी बता रहे हैं कि अभी भी बातचीत जो है वो सचिन पायलट से जारी है। लगातार बातचीत उनसे की जा रही है। कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप जो है वो पिछले 3 दिनों से सचिन पायलट से टच में है। कांग्रेस के तमाम जो सीनियर नेता हैं वो सचिन पायलट से लगातार बातचीत कर रहे हैं। उनके क्या इश्यूज हैं, क्या मुद्दे हैं, ये जानने। और ये बड़ी हैरानी की बात है कि कांग्रेस के दिग्गज नेता लगातार सचिन पायलट से बातचीत कर रहे हैं, बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब तक कोई किसी नतीजे तक हालात नहीं पहुंच पाए हैं। बहरहाल एक बहुत ही खास पैनल इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। सबसे पहले उनसे आपकी मुलाकात करवा दे। संबित पात्रा बीजेपी से इस वक्त हमारे साथ हैं, अभय दुबे कांग्रेस से इस वक्त मेरे साथ हैं और वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी साहब भी इस वक्त हमारे साथ हैं। सबसे पहले दुबे साहब, आप जरा समझाइए कि क्या चल रहा है। क्या पायलट किसी सूरत मानने को तैयार हैं या जो शर्तें उन्होंने रखी हैं
क्या कांग्रेस आलाकमान उनकी शर्तों के बारे में भी कुछ सोच रहा है? हुसैन जी देखिए, चीन सीमा पर हमलावर है, कोरोना सीने में भीषणतम महामारी के माध्यम से हमलावर है, और भारतीय जनता पार्टी, आप इस बात का भी जिक्र कीजिए कि साथ साथ जैसा सिंधिया जी के समय हुआ था, नियोजित रूप से आईटी की रेड्स कराई गई थी, राजस्थान में भी वही खेल खेल रहे हैं। लेकिन हम आश्वस्त हैं कि हमारे विधायक जो किसी वजह से नाराज हैं वो वापस हमारी तरफ आएंगे और मीटिंग में सम्मिलित होंगे या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपना समर्थन व्यक्त करेंगे। विधायक दल की बैठक ही इसलिए बुलाई जाती है कि अगर व्हीप का वायलेशन हो तो सदस्यता समाप्त की जा सके। तो अंततः ये अगर नहीं तो ये वायलेशन तो कल भी हो चुका है अभय दुबे जी, ये वायलेशन तो कल भी हो चुका है। देखिए अवसर तो दिया ही जाना चाहिए। अभी भी मुझको लगता है कि परिवार के लोग हैं, साथ में मिलकर बैठकर इसको रिजॉल्व करेंगे। हम यही आग्रह करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के इस दुष्चक्र में कोई विधायक ना फंसे, उनके षड्यंत्र में ना आए, क्योंकि वो चाहते हैं जहां जहां नकार दिए गए, मतदाताओं के ने जहां नकार दिया वहां पर दूसरे रास्ते से, पिछले दरवाजे से वो चाहते हैं कि सत्ता का सुख हासिल करें, चाहे वो बिहार का विषय हो, चाहे वो गोवा का विषय। अभय दुबे जी, एक छोटे से सवाल का आप जवाब और दीजिए, फिर मैं जाऊंगा संबित के पास, और जिस आईटी रेट का आप जिक्र कर रहे हैं वो सवाल भी मैं उनसे पूछूंगा। देखिए, ये इल्जाम लगा देना बहुत आसान सी बात है कि सब कुछ बीजेपी करवा रही है, लेकिन जो कमी है पार्टी के अंदर वो तो आप देख रहे हैं। आप सचिन पायलट को लगातार मनाने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी नाराजगी जब सीएम गहलोत ने शपथ ली थी सीएम के तौर पर, उस वक्त से हम देख रहे हैं। आप उनको अब तक समझा बुझा नहीं सके और हालात इस नतीजे तक आ गए कि अब शायद सचिन पायलट वहां खड़े हैं जहां से पलट कर आना उनके लिए मुश्किल है। तो पहले अपनी कमी की तरफ आपने नहीं देखा अब तक। बहुत बड़ा प्रमाण अभी आपने खुद ने आपके चैनल पर दिया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की बाइट, किन दो मुद्दों को लेकर वो पार्टी से विमुख हुए थे, कांग्रेस से? उन्होंने कहा अतिथि विद्वानों की नियुक्ति नहीं कर रही, मैं सड़कों पर आ जाऊंगा। कमलनाथ जी ने कहा आइए, वो सड़कों पर आए, और किसान कर्ज माफी जो 21 लाख हम कर चुके हैं उसके बाद की वो प्रश्न पूछा तो जवाब तक नहीं दिया उन्होंने। इससे साफ परिलक्षित होता है कि इरादा इनका, इंटेंशन मेला फाइट है। 100 दिन मध्य प्रदेश में लड़ाई, क्योंकि मलाईदार विभागों का बंटवारा, ये लूट के बंटवारे की लड़ाई वहां पर थी। यही चाहती है भारतीय जनता पार्टी हर राज्य में, राज्य दर राज्य यही करना चाहते हैं ये। लेकिन आप अपना घर मजबूत नहीं रख पा रहे हैं, ये भी उतना ही बड़ा सच है। जनता पार्टी का मुख्यालय। ठीक है अभय दुबे जी। संबित पात्रा साहब, कब ज्वाइन करवा रहे हैं आप लोग भाई सचिन पायलट को? हुसैन साहब, जब भी ऐसा होगा, और अगर ऐसा होगा तो कैमरे के सामने ही होगा, और आप ब्रेकिंग न्यूज भी चलाएंगे, इसलिए इंतजार करते हैं। मैं इस विषय में अनभिज्ञ हूं। मगर आप देखिए कॉन्ट्रडिक्शंस को, किस प्रकार से यहां द्वंद्व खुद कांग्रेस की भाषा में है। अभी मेरे कांग्रेस के प्रवक्ता यहां क्या कह रहे थे? वो कह रहे थे कि हमारे विधायक नाराज हैं, किन्हीं कारणों से नाराज है, उन विषयों को ध्यान में रखते हुए उनकी नाराजगी को दूर किया जाएगा। वो यह भी कह रहे थे कि मलाईदार विभागों का बंटवारा को लेकर एक विषय बना हुआ है। बताइए, आपके विभाग में बंटवारा आपने करना है, कहां से मलाई निकलनी है, कहां से मलाई नहीं निकलनी है, यह विषय भी हमारा नहीं है। सर सुन लीजिए, ये बीच बीच में मैंने सुना ना, अरे ये मध्य प्रदेश की बात, विभाग किसको क्या बांटना है, सुनिए तो सही। हुसैन साहब, इनसे पूरा बुलवा लीजिए आधा घंटा, उसके बाद में। अभय दुबे जी एक बार सुन लेते हैं, फिर आपके पास आते हैं। संबित प्लीज अपनी बात पूरी करें। देखिए, ये T20 मैच उन्हीं के खिलाड़ियों के बीच चल रहा है। कुछ लोग एक कैंप में हैं सचिन पायलट के, कुछ खिलाड़ी दूसरे कैंप में हैं अशोक गहलोत के। दोनों स्टेडियम में उतर के एक दूसरे को लाठी डंडे से सिर फुटौल कर रहे हैं। हम पेवेलियन में देख के ताली भी बजा रहे हैं, मुस्कुरा भी रहे हैं, हंस भी रही है, हमारा अधिकार है। जब दूसरे के घर में लड़ाई होगी राजनीतिक घर में, तो हम बिल्कुल ताली बजा के हंस भी सकते हैं, मुस्कुरा भी सकते हैं, देख भी सकते हैं। ठीक है। हाँ, हम खेल नहीं रहे हैं, हम देख जरूर रहे हैं। दूसरी बात मैं बता दूं, कल रणदीप सिंह सुरजेवाला जी ने, मैं कल से ये बात बता रहा हूं, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उन्होंने क्या कहा? दो बातें बताई कि बर्तन रखे हुए हैं कांग्रेस के घर में, बर्तन है तो बर्तन बजेंगे। मैं कल से कह रहा हूं, अगर बर्तन इनके घर में बज रहे हैं तो बर्तन वाले से पूछा जाए ना, बर्तन क्यों बज रहे हैं। ये हमसे क्यों पूछा जा रहा है बर्तन क्यों बज रहे हैं? नहीं, आपसे ये नहीं पूछा जा रहा कि बर्तन क्यों बज रहे हैं। बर्तन होंगे तो बजेंगे ही। संबित जी, ये पूछा जा रहा है कि दर्शक दीर्घा में आप बैठकर, ठीक है, दर्शक दीर्घा में आप बैठे, वहां से देख करके दो पार्टियों, एक ही पार्टी के दो धड़ों को आपस में लड़ता हुआ देखकर आप खुश हो रहे हैं। लेकिन लोग तो ये कह रहे हैं ना कि सिर्फ दो लोग आपस में नहीं लड़ रहे हैं, उसमें तीसरे की भी एंट्री हो चुकी है, जिस आईटी रेट का जिक्र अभय दुबे कर रहे थे। कौन है तीसरा? अब अच्छा, मतलब ये आईटी रेड हो गया तो ये लड़ेंगे आपस में?
मतलब कुछ तो गड़बड़ है। देखिए, जो फेयरमाउंट होटल के ऊपर रेड हुआ है, ये फेयरमाउंट होटल के ईडी का केस 1 वर्ष से भी दीर्घकाल का है। उससे भी लंबे समय से मॉरिशस के मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर उस पर केस चल रहा है। और आईटी रेड कोई अचानक 1-2 घंटे में तय नहीं हो जाता है, वो कई दिनों में प्लान किया जाता है और उसके बाद रेड होता है। रेड हो गया, उसके कारण सचिन पायलट और अशोक गहलोत में लड़ाई हो गई। मैं आपको एक बात याद दिला दूं हुसैन भाई, दिसंबर 2018 में ये सरकार बनी थी। आप याद करिए उस दिन का, जिस दिन मुख्यमंत्री घोषित होना था। एक सड़क सचिन पायलट के समर्थकों ने ब्लॉक कर रखा था, तो दूसरी सड़क अशोक गहलोत की समर्थकों ने ब्लॉक कर रखा था। एक दूसरे के कार के ऊपर पत्थरबाजी ये कर रहे थे। अगर ये बबूल के पेड़ को बोते हैं तो आम कहां से खाएंगे आज? उस समय भी मोदी जी ने फुटबॉल कराया था। ये आपस में परिवार लड़ रहे हैं। ठीक है संबित साहब, जरा दुबे साहब जवाब देना चाह रहे हैं। साहब हमसे लड़के कोई ठीक है, अभय दुबे का जवाब ले लेते हैं। अभय जी रिस्पॉन्ड कीजिए। हुसैन साहब, आपने आज बीजेपी और कांग्रेस को नहीं बुलाना था, कांग्रेस के दोनों गुटों के प्रवक्ताओं को बुला के इन दोनों के बीच में मैच करानी बन रहे थे। जब उमा भारती जी के समर्थकों ने कार्यालय तक जला दिया, टीवी में आज भी वो दृश्य मौजूद है। 5 साल तक राजस्थान में माथुर जी क्या कर रहे थे सबको पता है। राजस्थान की सिर्फ टव्वल पता है। केंद्र में भी राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी जी, इनका कैंप अलग है। नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी का अलग है। ये तो सत्ता की चाशनी से अभी चिपके हैं। जिस दिन परिस्थितियां घर में भी खुलकर सामने आएगा। लेकिन एक बात मैं साफ बता दूं, ये जो कुछ षड्यंत्र किया जा रहा है प्रधानमंत्री के साथ किया जा रहा है। राजस्थान में हम आश्वस्त हैं, ये निश्चिंत रहें। ये जो ताली थाली का खेल खेल रहे हैं ना, कोरोना में भी खेल रहे थे और अभी भी खेल रहे हैं, उसमें वो सफल नहीं होंगे। समझ लीजिए संबित पात्रा जी, इतिहास साक्षी है। कितने दिनों तक प्रपंच करेंगे आप? सिंधिया जी के समय जो आपने किया वो जग जाहिर था। मैं जवाब दे दूं, सिंधिया जी बहुत सारे सवाल हम पे पूछ लिए गए हैं। क्या हुआ? अभय दुबे जी कंप्लीट कीजिए। और संबित साहब आप प्लीज अपनी बात कह के फिर हम राजस्थान के मुद्दे पर रहें तो बेहतर होगा। संबित अपनी बात रख लीजिए आप, लेकिन राजस्थान पे रहे हम लोग। नहीं, मैं तो राजस्थान पे ही हूं। मैं तो बिल्कुल राजस्थान पे ही हूं, बाहर नहीं जा रहा हूं। यही बाहर जा रहे हैं क्योंकि हमारे भाई मध्य प्रदेश के हैं, तो बार बार मध्य प्रदेश चले जा रहे हैं। अच्छी बात है, अच्छा राज्य है। मगर सुनिए, यहां पर इन्होंने कहा आपके घर में गुट है, आपके घर में गुट है, आपके घर में ऐसा है, तो हमारे घर में। मैं तो कहता हूं कांग्रेचुलेशन, आप हर राज्य में इसी प्रकार सिर फुटबॉल करिए, सड़क पे आइए, 2 गुट बनाइए, 4 गुट बनाइए, लड़िए। हमारा क्या जा रहा है? आप इसको जस्टिफाई कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। हमें कोई आपत्ति नहीं है कि आपके घर में गुटों की लड़ाई हो रही है, तो कोई बुराई नहीं है, लड़िए, बिल्कुल हर दिन लड़िए। देखिए हुसैन भाई, आपको समझना होगा आखिर ये क्यों हो रहा है। बर्तन जब खाली होते हैं तभी बजते हैं और तभी आवाज होती है। भरे हुए बर्तन कभी आवाज नहीं करते हैं। इनका जो मेन बर्तन है, जो बीच में बर्तन रखा, वो पूरा खाली है। बाकी जो बर्तन है उनमें भी नेतृत्व नहीं है, उनमें भी दिशा नहीं है, उनमें भी दशा नहीं है, तो ये बजेंगे ही आपस में। इसलिए बर्तनों को भरने की चेष्टा करनी चाहिए। ये जो भारतीय जनता पार्टी को अपमानित करने की कुचेष्टा कर रहे हैं, उससे कोई लाभ नहीं होने वाला है। और कल रणदीप सिंह सुरजेवाला ने यह भी कहा, ये परिवार का विषय है, परिवार इसे अपने आप सुलटा लेगी। अगर ये परिवार के अंदर का विषय है तो परिवारवादियों से पूछिए, हमारा क्या लेना देना है परिवार के बीच में से। ठीक है अभय दुबे जी, आप जवाब दे दीजिए, फिर मुझे हर्षवर्धन त्रिपाठी साहब के पास जाना है। हाँ, देखिए छोटा सा ये इसका अर्थ है, आज संबित पात्रा जी स्वीकार रहे हैं कि सिंधिया जी कांग्रेस में खाली बर्तन थे। उनके जो विधायक थे, आजाद भारत के इतिहास में पहली बार हुआ कि 14 लोग जो विधायक नहीं है वो मंत्री बनाए। यही तो प्रलोभन दिया था। एक तो नगद का खेल इन्होंने खेला और कहा कि विधायक नहीं रहोगे तब भी मंत्री बना देंगे। तो आज इन्होंने स्वीकार लिया कि वो खाली बर्तनों को पदों से, संसाधनों से भर दिया इन्होंने। यही राजनीति का खेल हर जगह खेल रहे हैं। ये देश के लोगों के सामने आज आ गया। संबित पात्रा जी ने इस बात को स्वीकार लिया कि बर्तन भर दिए इन्होंने सिंधिया जी। ठीक है, राजस्थान के इस राजनीतिक खेल को एक पत्रकार कैसे देख रहा है, जरा वो भी समझ लेते हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी साहब, आज विधायक दल की बैठक फिर होनी है, वक्त चल रहा है धीरे धीरे उसका भी। आज क्या किसी नतीजे पर राजस्थान का ये सियासी संकट जो है वो किसी नतीजे तक पहुंच सकता है? आप देख रहे हैं कुछ ऐसा? देखिए, मुझे नहीं लगता है कि ये इतनी आसानी से किसी नतीजे तक पहुंचने वाला है। हो सकता है कि अशोक गहलोत जी की सरकार कुछ और दिनों तक चलती रहे, लेकिन यहां एक चीज, जब मैं अभी अभय दुबे जी को हर्षवर्धन साहब की आवाज हम तक नहीं आ रही। संबित, आपने एक चीज और कही, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से होए। इसमें बबूल कौन है? बोने वाला तो समझ में आ रहा है, बबूल कौन है? बबूल इंटेंशन होता है। अच्छा,
नहीं, इंटेंशन बबूल होता है जब आपने आरंभ ही लड़ाई से की है। जब इस सरकार का आरंभ हुआ था, जब इसका आगाज हुआ था, तो वो लड़ाई से हुई थी, वो एक प्रपंच से हुआ था। दोनों लोग पायलट बनना चाहते थे, जहाज एक ही था, स्टीयरिंग एक ही थी, और दोनों लोग चाहते थे कि पायलट वो बन जाए, जहाज वो उड़ाए। कोई भी को पायलट बनने को तैयार नहीं था, कैप्टन बनने को दोनों लोग लड़ रहे थे। यही तो है बीज। ये बीज बबूल का उस समय बोया गया था। अगर अंजाम, आगाज वैसा था तो अंजाम आज देखने को मिल रहा है। आज उसी फ्लाइट, आज जो फ्लाइट क्रैश लैंडिंग की तरफ जो फ्लाइट जा रही है, देखिए अगर इनके पास संख्या होती तो ये गवर्नर के पास जाते। ये फेयर माउंट होटल के अंदर फेयर काउंट सामने बाहर नहीं आ रहा है। मैं आपको बता दूं, मैंने गूगल मैप से देखा है, अभी 84 विधायक ही हैं। गूगल मैप सब बता देती है। आप गूगल मैप में जाके देखिए। ठीक है, संबित लोग हैं अंदर में, तो गूगल अभय दुबे साहब देखिए, संबित का ये इल्जाम तो जायज है अंदर में है कि एक ड्राइविंग सीट के लिए दो पायलट की लड़ाई है। ये इससे आप इनकार नहीं कर सकते। ये उनका आरोप बिल्कुल जायज है। बहुत खूबसूरत बात करी संबित पात्रा जी। अपने वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के वक्तव्यों को देख लो। वो क्या कह रहे हैं कि भाजपा खुद अपने राह में कांटे बो रही है कांग्रेस पार्टी के इन विधायकों को लेकर, उनको मंत्री बनाकर। ये खुद कह रहे हैं। इसका अर्थ है कि कांग्रेस की जो ये व्याख्या कर रहे हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया को बबूल का पेड़ बता रहे हैं, सचिन पायलट को बबूल का पेड़ बता रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के नेता ही इन पर आरोप लगा रहे हैं। और ये बड़ा गूगल कर लेते हैं। अरे तो अविश्वास प्रस्ताव लेकर आइए ना, दीजिए नोटिस, क्यों नहीं देते आप? आपको भी पता है कि अगर इन विधायकों की सदस्यता चली गई तो भी बहुमत से बहुत अधिक आंकड़ा हमारे पास होगा, और वो आज भी है। लेकिन हम विनम्रता रखते हैं। हमारे अगर साथी कुछ नाराज हैं, सचिन पायलट जी हमारे बहुत युवा साथी हैं और बहुत उन्होंने समर्पण के साथ कांग्रेस में काम किया, तो ये हम अवसर देने की कोशिश कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि ये लोग मान जाएंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को भी आगाह करना चाहते हैं कि प्रजातंत्र के साथ इतना घिनौना षड्यंत्र करना बंद कर दीजिए। इसका एपिसेंटर उधर है, भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय, जो सब कुछ हो रहा है। वेस्ट बंगाल जाते हैं, भाग मुकुल भाग, सीबीआई आ रही है, उसको अपने में शामिल कर लेते हैं, मुकुल राय साफ सुथरा हो जाता है। असम जाता है हेमंत बिस्वा शर्मा, शारदा स्कैम में 14 छापे पड़ते हैं, ये पता लगता है 20 लाख रुपए पर मंथ उसके खाते में ट्रांसफर हो रहे हैं, उसको शामिल कर लेते हैं। अभय दुबे जी, मैं जरा सा रोक रहा हूं आपको। ये तस्वीरें इस वक्त आ रही हैं फेयर माउंट होटल की, ये तस्वीरें हैं जहां पर विधायक इकट्ठा हो रहे हैं, और कुछ वक्त के बाद शायद ये खबर हमें मिले कि विधायक दल की बैठक शुरू हो गई, लेकिन काफी देर हो रही, 11:30 बजने को हैं। 10 बजे पहले बैठक शुरू होनी थी, फिर 11 बजे इसका वक्त हुआ है, लेकिन अभी तक ये बैठक शुरू नहीं हो सकी। लेकिन अंदर की ये कुछ तस्वीरें आई हैं जो इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर एक्सक्लूसिवली आप इंडिया टीवी पर इस वक्त ये तस्वीरें देख पा रहे हैं। विधायक दल की बैठक कुछ वक्त में होनी है। दावा यह है कि 109 विधायक हैं, लेकिन जो हमारी जानकारी कह रही है कि करीब 100 का आंकड़ा अशोक गहलोत ने हासिल कर लिया है। एक बार फिर से हम हर्षवर्धन त्रिपाठी साहब के पास चलते हैं। संबित साहब, आप जवाब देना चाह रहे थे, लेकिन मैं हर्षवर्धन साहब को जरा सा एक बार डिबेट में ले आऊं, क्योंकि उनकी बात अधूरी रह गई थी। हर्षवर्धन साहब, अपनी बात आप पूरी करें, उसके बाद मैं संबित को लाता हूं। जी, मैं बात कह रहा था कि देखिए, ये जो पूरा मसला है इसको थोड़ा ठीक से समझना चाहिए, और हो सकता है कि अभी अशोक गहलोत जी कुछ दिनों के लिए, कुछ समय के लिए सरकार अपनी बचा लें, लेकिन पूरी कांग्रेस के लिहाज से ये संदेश कितना खराब जा रहा है। ये मध्य प्रदेश नहीं है, ये कर्नाटक नहीं है, ये राजस्थान है, जहां पूर्ण बहुमत की सरकार थी कांग्रेस की, अपने बूते भी। हालांकि उन्होंने कोई बहुत नैतिकता नहीं दिखाई, 6 के 6 बसपा के विधायक थे, वो पूरे के पूरे शामिल करा लिए, जिसके बाद 107 हो गए थे। लेकिन उसके बावजूद अगर हम कहें तो एक पूर्ण बहुमत की सरकार थी। एक बढ़िया पुराना नेता था अशोक गहलोत के तौर पर उनके पास, एक नए नेता थे सचिन पायलट, बहुत बढ़िया तरीके से वो सरकार आगे जा सकती थी। लेकिन आप सोचिए कि जो दिल्ली में बैठा हुआ कांग्रेस का नेतृत्व है, वो शायद देश भर के कार्यकर्ताओं को उनका भविष्य बेहतर उम्मीद दिखाने को तैयार नहीं है। वरना तरीका यह हो सकता था कि सचिन पायलट को मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंप दी जाती, और अभी सौंपी जा सकती है, और अशोक गहलोत को आप संगठन के काम में लगाइए। पूरे देश में आपको संगठन का विस्तार करना है। अशोक गहलोत बहुत खांटी नेता रहे हैं। इससे दो चीजें होंगी। एक तो ये जो बार बार कहा जा रहा है कि क्या भारतीय जनता पार्टी कुछ कर रही है, क्योंकि आईटी रेड, ईडी रेड या सीबीआई रेड, वो सब तब काम आ रही है जब सचिन हर्षवर्धन साहब जो सुझाव आप दे रहे हैं को लेकर दिल्ली बैठे हैं।
जो सुझाव आप दे रहे हैं उस पर जवाब अभय दुबे साहब से मैं लूंगा। अभय दुबे साहब, एक छोटा सा ब्रेक के लिए मुझे कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद लौटूंगा तो फौरन आपसे जवाब लूंगा इस बात पर जो बात हर्षवर्धन साहब कह रहे हैं कि एक अच्छा विकल्प आपकी तरफ से, आला कमान की तरफ से, दिल्ली में जो बैठा आला कमान है उसकी तरफ से दिया जा सकता था। एक ब्रेक, फौरन लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। एक बड़ी खबर आपको दे दें पहले, जयपुर में विधायक दल की बैठक बस शुरू होने वाली है, लेकिन सचिन पायलट अब तक दिल्ली में ही हैं। पायलट का अगला कदम क्या होगा, इस पर अब सबकी नजर है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या पायलट सिंधिया की तरह बीजेपी में शामिल होंगे, और अगर ऐसा होता है तो आगे फिर उनको एडजस्ट कैसे किया जाएगा। अशोक गहलोत सरकार के पास बहुमत नहीं है, ये ओम माथुर कह रहे हैं। फ्लोर टेस्ट के लिए क्यों सामने नहीं आते अशोक गहलोत, ये सवाल ओम माथुर की तरफ से पूछा जा रहा, जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं। आनंद, हमारे संवाददाता आनंद प्रकाश पांडे ने ओम माथुर जी से बात की है, सुनिए जरा वो क्या कह रहे हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और राज्यसभा सांसद ओम प्रकाश माथुर हमारे साथ हैं। ओम जी, अशोक गहलोत बार बार ये दावा कर रहे हैं कि उनके पास बहुमत है और बीजेपी उनकी सरकार गिराने की कोशिश कर रही है जो सफल नहीं होगी। मेरा ऐसा सीधा पूछना है अशोक जी से, अगर बहुमत है तो डर किस बात का। कल उन्होंने अपने बंगले पर, सीएम हाउस पर विधायक दल की मीटिंग बुलाई। वो कोई कहता है 109 थे, कोई कहता है 108 थे, कोई कहता है 107 थे, कोई कहता है 90 थे। जो भी हो, अगर बहुमत है तो उसी समय वहीं से सीएम हाउस से ही उनको बाड़ाबंदी करने के लिए होटल क्यों ले जाया गया, नंबर 1। नंबर 2, अगर उनके पास बहुमत है तो वो फ्लोर टेस्ट के लिए आगे क्यों नहीं आते। एक बात जो ये निकल के सामने आ रही है, कहा जा रहा है कि अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे की सियासी केमिस्ट्री बड़ी अच्छी है, इसलिए भी अशोक गहलोत निश्चिंत है, क्योंकि उनको लगता है कि अगर बीजेपी में सचिन पायलट जाएंगे तो उसका विरोध वसुंधरा राजे करेंगे। देखिए, सियासी केमिस्ट्री अपनी जगह होती है, और हम पार्टी के, भारतीय जनता पार्टी के ऐसे कार्यकर्ता हैं कि जहाँ राजनीति करनी है वो राजनीति होती है, जहाँ पार्टी का विषय होता है वहाँ पार्टी होती है, और जहाँ संबंधों का विषय संबंध होते हैं। इसलिए संबंध होना अलग चीज होता है, व्यवहार अलग चीज होता है, बातचीत करना अलग चीज होता है, लेकिन जब पार्टी निर्णय करती है तो सारे इंटैक्ट होकर के पार्टी, इसलिए चाहे वसुंधरा जी हो, चाहे ओम माथुर हो या कोई हो, हम पार्टी से बंधे लोग हैं और हमारी पार्टी सबसे सलाह करके निर्णय करती है। ये कोई अकेले परिवार या अकेले व्यक्ति की पार्टी नहीं है, ये पार्टी सबका राय करके, पार्लियामेंट बोर्ड सबका राय करके निर्णय करती है। इसलिए जो भी पार्टी निर्णय करे, मैं इस विषय से नहीं जोड़ रहा हूँ इस विषय को, आगे भी कई बार निर्णय हुए ऐसे जो हमें से राय करके हुआ, चलता रहा, सब जगह चल रहा, पूरे देश में चल रहा। ये कोई कांग्रेस की तरह नहीं है कि अगर केंद्र ने किसी को भेज दिया तो मानेंगे नहीं, ऐसा हमारे यहाँ नहीं होता। हमारे यहाँ संवाद की कमी नहीं है, निरंतर नीचे तक कार्यकर्ताओं का, प्रधानमंत्री जी से लेकर, आपने देखा होगा कोविड के समय में, मैं मेरे जिलों में कह सकता हूँ कोई भी 80 के दशक का कार्यकर्ता ऐसा नहीं बचा जिसने पीएम ने सीधा सीधा फोन करके नहीं पूछा होगा। तो जहाँ ऐसी पार्टी है वहाँ व्यक्तिगत इच्छा, संबंध और वो कोई काम नहीं आते, लेकिन व्यक्तिगत संबंध सबसे अच्छे रखने चाहिए। आप मेरा उदाहरण लीजिए, मैं आपके हर पार्टियों में मेरे अच्छे संबंध है, खूब मिलते हैं, खूब बात करते हैं, टेलीफोन करते हैं। इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो भी पार्टी लाइन से नहीं जाते, हम भी पार्टी लाइन से बाहर नहीं जाते। इसलिए इन चीजों को इनसे नहीं जोड़ना चाहिए। सर, वसुंधरा राजे का नाम इसलिए आ रहा है क्योंकि इतना बड़ा सियासी घटनाक्रम चल रहा है, वो मुख्यमंत्री भी वहां के रही हैं, बावजूद इसके वो इस पूरे सियासी घटनाक्रम में ना कोई बयान दे रही है, ना ही वो एक्टिव है। तो ऐसे में उसका अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि वो चाहती नहीं है कि सचिन पायलट बीजेपी में आए। नहीं, देखिए, हर जगह हर एक को बयान देने की जरूरत नहीं रहती है। अब वो हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी के संपर्क में होगी, वहाँ के नेता प्रतिपक्ष के संपर्क में होगी, वो स्वयं हमारा विधायक भी है इस समय, तो वहाँ होंगे संपर्क में। लेकिन हमारे यहाँ हर एक बयान, और कौन दे रहा बयान बताइए मुझे, कोई नहीं दे रहा बयान। इसलिए खाली वसुंधरा जी नहीं दे रही, इस विषय को इससे नहीं जोड़ना चाहिए। तो ये माना जाए कि अगर सचिन पायलट को लेकर बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व कोई फैसला करता है तो उसको वसुंधरा राजे भी मानेंगे। वसुंधरा राजे जी नहीं, संपूर्ण जितना कार्यकर्ता है पार्टी राजस्थान का, सब मानेंगे। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। कैमरा राजेंद्र के साथ आनंद प्रकाश पांडे, इंडिया टीवी, दिल्ली। तो ओम माथुर जी जो सवाल उठा रहे हैं कि अगर नंबर हैं गहलोत जी के पास तो वो फ्लोर टेस्ट क्यों नहीं करवाते, और हर्षवर्धन जी ने जो सवाल अभय जी उठाया वो ये कि लीडरशिप की कमी है, वरना दो अच्छे नेता, एक सचिन पायलट और एक अशोक गहलोत जो बहुत अनुभवी हैं, इस तरह के हालात नहीं होते। आप इन दोनों के जवाब दीजिए, उसके बाद फिर मैं संबित के पास जाता हूं। पार्टी के प्रति बहुत सद्भावना रखते हैं, उनको शुभकामनाएं मैं देता हूं, और आए पार्टी में भी वो विचार रखें इस प्रकार के। एक बात में ये साफ करना, दोनों नेता वरिष्ठ नेता क्यों हुए? कांग्रेस पार्टी ने तो अवसर दिया दोनों को। 2009 के जो सबसे युवा
देश का मंत्रिमंडल था उसमें शामिल किया और एलिवेट किया और आज यहाँ ये स्थान दिया। ओम माथुर जी, मैं हतप्रभ हूं। ओम माथुर जी जानते हैं संसदीय परंपरा को, खुद वो अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए ना। कांग्रेस पार्टी से क्यों कहते हैं हमारे पास तो बहुमत है? जो आश्वस्ति जिसके पास होती बहुमत की, वो बहुमत के लिए फ्लोर टेस्ट पर नहीं जाता। एक बात और अभी ओम माथुर जी ने कहा केंद्रीय नेतृत्व का कि परिवार भी दरकिनार कर दिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने। क्या कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी और अमित शाह साहब की इकलौती चलती है। मुझे बताइए, गुजरात में आनंदीबेन पटेल को क्या विधायकों की सहमति से बनाया था? उनको हटाकर क्या रूपाणी जी को विधायकों की सहमति से? नितिन पटेल के पास वहां पर सबसे ज्यादा विधायकों का दुबे जी देखिए ऐसी डिबेट डिरेल हो जाती है। एक मिनट दुबे जी देखिए डिबेट ऐसे डिरेल हो जाती है। राज्य भारतीय अपनी बात पे जवाब देने के वक्त आप दूसरी तरफ चले जा रहे हैं और नहीं। आपने दोनों के सवालों का उत्तर की बात की है इसलिए कह रहा हूं। उन्होंने चूंकि आरोप लगाया तब मैं ये जवाब दे रहा हूं। आज के हालात ये हैं, भारतीय जनता पार्टी अविश्वास प्रस्ताव, हमारे पास बहुमत है पर्याप्त, और कोई विधायक अगर उनका आचरण ठीक नहीं होता है, भारतीय जनता पार्टी के प्रलोभन में आ भी जाते हैं वो, तो उनकी सदस्यता समाप्त होगी। हमारे पास पर्याप्त, आप ये कह रहे हैं कि नंबर गेम में आप हमेशा आगे रहेंगे। ठीक है, संबित क्या अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे आप लोग? देखिए, ये मेरा विषय नहीं है। आदरणीय ओम माथुर जी हमारे बड़े नेता हैं, राजस्थान के नेता हैं। राजस्थान के जो हमारे अध्यक्ष हैं, पार्लियामेंट्री कमेटी है, ये सब बैठ के चिंता करेगी और जो जिस समय निर्णय लेना होगा वो लेंगे और उसके पश्चात प्रवक्ता बोलेंगे। मगर दो तीन जो प्रश्न यहाँ उभर के आए हैं, क्योंकि हेमंत बिश्व शर्मा जी का नाम यहाँ लिया गया, मैं यहाँ बताना चाहूँगा और बहुत ही सीरियसली बताना चाहूँगा। आप याद करिए, हेमंत बिश्व शर्मा आज भारतीय जनता पार्टी में एक बहुत वरिष्ठ मुकाम पे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, एक टैलेंटेड युवक है। यही हेमंत बिश्व शर्मा लगभग 1 साल तक लगे रहे कि वो राहुल गांधी से किसी प्रकार अपॉइंटमेंट उनको मिल जाए। जब लास्ट में उनको अपॉइंटमेंट मिलता है तो राहुल गांधी उनकी तरफ आंख उठा के देखते भी नहीं है। अपने कुत्ते, क्या नाम था उसका, पिड्डी के साथ खेलते हैं, उसको बिस्कुट खिलाते हैं और हेमंत बिश्व शर्मा ह्यूमिलिएट होके राहुल गांधी के घर से बाहर निकलते हैं। ये केवल हेमंत बिश्व शर्मा की कहानी नहीं है, एक उदाहरण मैं दे रहा हूं। आप कांग्रेस के तमाम नेताओं की बातों को सुन लीजिए। आप बीच में क्यों बोलते हैं सर? मैं तो कभी बीच में नहीं बोलता हूं। आप एक पढ़े लिखे अच्छे प्रवक्ता हैं, बीच मत बोलिए। सर देखिए, मैं कभी बीच में नहीं बोलता हूं। मुझे लगता है कांग्रेसियों को इतना हताश और फ्रस्ट्रेटेड नहीं होना चाहिए कि दूसरों के बीच में बोलना आरंभ करनी चाहिए। थोड़ा सा रुक जाइए। नहीं, आप हुसैन भाई जरा समझाया करो ना इनको, ये ऐसे क्यों होते हैं ये लोग? ये बीच नहीं, अच्छे प्रवक्ता है तभी तो मैं बीच में नहीं बोलता हूँ। आप नहीं, हुसैन भाई, मैं बिल्कुल ऐसे लोगों के साथ डिबेट करना नहीं चाहूंगा। ये जो वर्सेस लिख के आप लोग डिबेट कर देते हैं ना, ये अच्छी बात नहीं है। वरना मैं भी सबके बीच में बोल सकता हूं और डिबेट को डिस्टर्ब और डिरेल भी कर सकता हूं। हुसैन भाई, इतनी क्षमता हम लोग की भी है। अगर इन लोगों के पास कर्टसी नहीं है तो ऐसे बेकर्टियस लोगों को आप डिबेट में इन्वॉल्व मत किया करें। इससे डिबेट बड़ी खबर आ रही, वो जरा दर्शकों को दे देते हैं। नहीं बोलते हैं। पायलट कैंप के विधायक मुरारीलाल मीणा ने गहलोत पर बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं। मीणा ने ट्वीट करके कहा है कि गहलोत हमेशा नेताओं और पार्टी कार्यकर्ताओं की मेहनत को अनदेखा करते हैं। वो हमेशा चुगलखोरों से घिरे रहते हैं। अगर गहलोत का यही रवैया रहा तो 2023 में कांग्रेस को सिर्फ 11 सीटें मिलेंगी। ये एक बड़ा इल्जाम लगाया गया है पायलट गुट के एक मुरारीलाल मीणा उनका नाम है, उनकी तरफ से। अभय दुबे जी जवाब दीजिए। देखिए, मैंने तो अभी ट्वीट देखा नहीं, आपने पढ़कर सुनाया क्या उसकी सच्चाई है। लेकिन अगर अनुशासनहीनता है, आपको आपके पास तो मोबाइल फोन भी होगा, तो उसमें हम पढ़ लीजिए ना, एक्शन लेंगे, एक्शन लेंगे हम। नहीं, आपके पास तो मोबाइल फोन भी है तो लगे हाथ जरा ट्वीट पढ़ लीजिए ना, इनको समय दीजिए जरा, तब तक मैं कंप्लीट करता हूँ। आप इनको समय दीजिए, ये ट्वीट पढ़ ले पहले, अभी ट्वीट पढ़ लीजिए। आप अपने नेताओं को फॉलो तो करते हैं ना, तो ट्वीट पढ़िए पहले। मैं तब तक बोल लेता हूं, जब तक मैं बोलता हूं तब तक आप ट्वीट पढ़े। ट्वीट पढ़िए आप पहले, निकालिए फोन, निकालिए, ट्वीट पढ़िए। संबित एक मिनट, ट्वीट दिखाया जाए, ये ट्वीट पढ़े। नहीं, इनको ऐसे ही करना पड़ेगा। ये हमारे बीच में बोलते हैं ना, हम भी इनके बीच में बोल के ये दिखाना चाहते हैं कि डिबेट बीच में बोलने से किस डायरेक्शन में जाता है। अब जाके इनको समझ में आएगा
ये बीच में बोलते हैं और इनको लगता है कि हम बीच में नहीं बोलेंगे। चलिए, आप दोनों एक दूसरे के बीच में नहीं बोलेंगे। हम भी जैसे को तैसा, आप दोनों एक दूसरे के बीच में नहीं बोलेंगे। जैसा है उसको वैसा ही होगा। अगर आप बांसुरी पकड़ेंगे तो हम बांसुरी पकड़ेंगे, और अगर आप बदमाशी करेंगे तो चक्र भी धारण करेंगे, चिंता मत करिए। इसलिए बिल्कुल बीच में बोलेंगे आप लोग। आप जैसे लोग जो आके बीच में बोल के डिबेट को डिरेल करते हैं, आप जैसे लोगों के बीच में निरंतर बीच में बोल के आपकी आवाज को हम किस प्रकार दबाएंगे ये भी देख लीजिए। अगर आप हमारे बीच में बोलेंगे तो मैं आपके बीच में बोलूंगा, याद रखिए। एक एक करके अभय दुबे जी, एक एक, यही तो मैं शुरू से बोल रहा हूँ। एक एक अभय जी मैं बोलना शुरू करता हूँ तो ये बोलना शुरू कर देते हैं। एक मिनट संबित, कैसा लग रहा है संबित? एक मिनट अभय जी, जरा बस ये बताइए कि जो मुरारी लाल मीणा जो इल्जाम लगा रहे हैं, जितना गंभीर आरोप लगा रहे हैं, क्या उसके बाद अब मान मनोबल की कोई गुंजाइश बाकी बची है? देखिए, मैंने कहा उसकी प्रामाणिकता मैं अभी यहाँ बैठकर नहीं तय कर सकता। अरे फोन आपके पास सर होगा, अभी ट्वीट चेक कर लीजिए। आप जानते हैं, कल भी सचिन पायलट जी के नाम से, भाभी जी के नाम से कुछ फेक ट्वीट भारतीय जनता पार्टी ने किए, और वो बाद में पता लगा कि फेक ट्वीट थे। अगर सही होंगे तो एक्शन लेंगे, और नहीं होंगे भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र होगा, क्योंकि ये बहुत एक्सपर्ट है इस काम में। आप समझते नहीं है इनके षड्यंत्र को। ये हर तरीके से अस्थिर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमारे विधायक जो हमारे साथ हैं, हम अंत तक कोशिश करेंगे। सचिन पायलट जी हमारे वरिष्ठ नेता हैं, ताकतवर नेता हैं, हम कोशिश करेंगे हर संभव कि वो साथ रहें, और आएंगे। उन्होंने कल कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ में नहीं जा रहा हूं, तो हम आश्वस्त हैं। अगर कुछ बात है तो हम लोग आपस में करेंगे, और विश्वास रखिए, यहाँ कोई जो अभी मध्य प्रदेश में हुआ है वैसा कोई प्रकरण नहीं है कि पद की लालसा के लिए, धन की लालसा के लिए। ठीक है, संबित कुछ कहना चाह रहे हैं आप, प्लीज अपनी बात रखिए, फिर मैं हर्षवर्धन जी के पास जाऊंगा। देखिए, अभी जब आपने मीणा जी के ट्वीट के विषय में इनसे पूछा तो इनका कहना था कि भारतीय जनता पार्टी ने उसमें भी षड्यंत्र किया है। मतलब इनके विधायकों के मन और आत्मा के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी घुस गई है। सचिन पायलट जी के मन और आत्मा के अंदर अरे तो आपके लिए अच्छी खबर है ना कि आप हर जगह भगवान इनको बचा सकता है। मतलब मैं तो इसलिए तो मैं बता रहा हूं, फिर तो भगवान ही इनको बचा सकता है। क्योंकि थोड़े दिन बाद हम राहुल गांधी से भी, लोग तो ये भी कह रहे हैं कि राहुल गांधी जी जो बयान देते हैं वो बीजेपी के फायदे के लिए देते हैं, और बीजेपी का इसमें हाथ है, इसमें संघ का हाथ है कि राहुल गांधी जी इस प्रकार के बयान देते हैं। ये पूरा जो चाइना वाला प्रकरण हुआ, कुछ लोगों का तो मानना था, और कांग्रेस के कुछ मित्रों का मानना था कि भारतीय जनता पार्टी के उकसाने पर ये बयान दे देते हैं राहुल गांधी जी। तो मतलब हम तो राहुल गांधी तक भी घुसे हुए हैं, हम तो राहुल गांधी जी को भी मैनिपुलेट कर लेते हैं। फिर प्रवक्ता आके बचाएंगे क्या कांग्रेस पार्टी को? हम तो हर जगह घुसे हुए हैं फिर इनकी पार्टी में। मेरे बयान में भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री राहुल गांधी को सबसे बड़ा खाली बर्तन वही है, राहुल गांधी, उसी के कारण बर्तन बज रहे हैं। 7,000 रुपए देने को भरिए राहुल गांधी जी को जरा ज्ञान से। प्रधानमंत्री जी के फायदे का था, वो नहीं माना उन्होंने ये 20 लाख करोड़ जैसे ही आप बोलना शुरू करेंगे ये बीच में बोलना शुरू करेंगे। इसलिए मैंने निर्णय लिया है कि जैसे ही कांग्रेस का प्रवक्ता बोलेगा हम सब बीच में बोलेंगे, ताकि डिबेट डिरेल हो जाए और कोई ना सुन पाए। अगर यही आप मेरे पास एक रास्ता है ना, आप अभी मेरा मैं हर्षवर्धन जी के पास चला जाऊंगा। बोलना शुरू हो गया। हर्षवर्धन जी, अभी जो मुरारी लाल मीणा का जो ट्वीट आया है, उसके बाद तो अब कोई गुंजाइश दिखती नहीं है, लेकिन वो ये साथ में कह रहे हैं कि कांग्रेस को बचाने के लिए ये कदम उठाना बहुत जरूरी है कि गहलोत साहब को किनारे किया जाए। तो अब तो कोई गुंजाइश दिख नहीं रही है। सचिन पायलट अब जहां खड़े हैं वहां से वो किस तरफ जा सकते हैं? क्या वो एक क्षेत्रीय पार्टी बनाने का उनके पास विकल्प है, या फिर बीजेपी में जाने का विकल्प बचता है? कौन सा रास्ता आपको ज्यादा मुफीद दिखता है? देखिए, निश्चित तौर पर सचिन पायलट अगर कांग्रेस में रहते और कांग्रेस में उस भूमिका में रहते जो वो बार बार कह रहे हैं, जिसके लिए राहुल गांधी ने उनको तैयार करके भेजा था प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर, और बाद में मुख्यमंत्री वो बनना चाहते थे, तो वो सबसे स्वाभाविक तरीका था। लेकिन अभी ये जो दोनों विकल्प हैं, ये दोनों विकल्प सचिन पायलट के लिए या कांग्रेस के लिए तो अच्छे नहीं है। क्योंकि अब जो स्थितियां हैं, जैसे मैं बार बार सुन रहा हूं कि अभय जी कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश नहीं है, मध्य प्रदेश भी ऐसा ही था। मध्य प्रदेश में भी सरकार गिरने की कोई ऐसी आशंका नहीं दिख रही थी। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि कांग्रेस के नेताओं ने सोचा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया क्या भाजपा में जा सकते हैं। अभी भी हम लोग 3 दिन से बहस कर रहे हैं, और सचिन पायलट की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा है कि वो भाजपा में नहीं जाएंगे। लेकिन मान लीजिए कि वो भारतीय जनता पार्टी में चले जाएंगे, तो राजनीतिक तौर पर आज की स्थिति में उनको कौन सा नुकसान होगा? अगर वो नहीं भी मुख्यमंत्री बनते हैं तो केंद्रीय मंत्री बन सकते हैं। वहां ढेर सारे ऐसे विकल्प हैं, और ऐसे जब पार्टी बड़ी होती है, जब सरकार में होती है, तो उसके पास देने के विकल्प होते हैं। कांग्रेस के पास विकल्प क्या है?
राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी पर किसी को भी गांधी परिवार से बाहर, जो अमरिंदर सिंह कह चुके, जो शशि थरूर कह चुके, जो कांग्रेस के हर छोटे बड़े नेता के मन में है, हो सकता है अभय दुबे जी के भी मन में हो कि भाई गांधी परिवार को थोड़ा सा तो हिस्सा छोड़ देना चाहिए। लेकिन ये कहने का, करने का साहस किसी को तब होता है जब वो पार्टी प्रवक्ता से निकाल दिया जाता है, जब वो सरकार से बाहर चला जाता है। तो ये जो मुश्किल है, इसको कांग्रेस अगर एड्रेस नहीं करेगी तो सचिन पायलट आज नहीं तो कल भारतीय जनता पार्टी की तरफ जाएंगे। मतलब आप ये कह रहे हैं कि एक सुराख तो हो गया है घर में, और वो सुराख समय के साथ बड़ा हो सकता है, कुछ लोग उसे बड़ा कर सकते हैं, ये भी गुंजाइश होगी। बहरहाल एक बड़ी खबर आ रही है, सचिन पायलट नई पार्टी बना सकते हैं। कांग्रेस पायलट को सीएम पद देने को तैयार नहीं है, कांग्रेस गहलोत को नाराज नहीं करना चाहती, ऐसे में सचिन पायलट एक नई पार्टी बना सकते हैं। ये खबर कल भी आ रही थी और आज ये खबर एक बार फिर से हमें मिल रही कि सचिन पायलट एक नई पार्टी बना सकते हैं। उस तरफ वो ज्यादा सोच रहे हैं, क्योंकि वापसी का रास्ता कोई रह नहीं गया है। कांग्रेस से बातचीत का जो रास्ते थे वो सारे करीब करीब बंद हैं। उन्होंने ये कहा है कि बीजेपी वो जाएंगे नहीं, तो एक अलग नई पार्टी वो बना सकते हैं सचिन पायलट, ऐसा इशारा उनके लोगों की तरफ से मिल रहा है। अभय दुबे जी, ये खबर आपके लिए कैसी है कि सचिन पायलट एक अलग नई पार्टी बना लेंगे? देखिए, किसी स्पेकुलेशन का मैं जवाब नहीं देना चाहूंगा। हर एक व्यक्ति कोई अधिकार है, सारी चीजें स्पेकुलेशन ही है। सरकार वहां बच जाएगी, नंबर आपके साथ है, सचिन पायलट लौट आएंगे। कल बता दिया, कैमरों में कैद करा दिया, संख्या कैमरों से गिन ली, लोगों ने उस संख्या को गिना है जो शूट किया था उस पर। आवाज आ रही है मुझे मेरी? ठीक है, चलिए नंबर गेम आपके साथ है, आप ये अभी कह रहे हैं, इंतजार करते हैं, वो तस्वीर कुछ वक्त में साफ हो जाएगी। एक छोटे से ब्रेक के लिए मुझे कहा जा रहा है, फौरन लौट रहे हैं।